सही जा रही का टॉपिक आज हमने करना है और माइक्रो के अंदर उसकी जो रफ़ीउल्लाह वाला पोर्शन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। और इसको मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। हो सकता है कि 2 में अगर पूरा ना हो तो हम एक थर्ड एडिशनल भी रख लेंगे, लेकिन आज हम माइक्रो कंप्लीट कर लेंगे रफ़ीउल्लाह की और आराम से सारी अंडरस्टैंड करके करेंगे। ठीक है, माइक्रो के अंदर देखें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। माइक्रो के अंदर जो है वो क्या कह रहे हैं आप जी, रीडिंग चैप्टर अगेन आफ्टर योर दीज लेक्चर्स आर नाउ इजी। ओके ओके ओके, इजी देखें अल्लाह ताला की ज़ात करती है और आपकी मेहनत से चीज़ें आसान होती हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करता हूँ, बाकी आपकी अपनी मेहनत है। सही है, अल्लाह ताला का करम है, मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैक्सिमम अपनी नमाज़ें जो है वो पूरा रखा करें, दुआ किया करें, स्पेशली इन दिनों में, बिकॉज आई बिलीव के मेहनत के साथ साथ जितनी मेहनत इम्पॉर्टेंट है शायद उससे ज़्यादा दुआएं इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चल सो विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज आई एम स्टार्टिंग विद माइक्रोबायोलॉजी। सही है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ना डिफरेंट चीज़ें हैं जी, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगस हैं। ठीक है, सो हमने सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि चीज़ें जो है जो CPSP के अकॉर्डिंग पेपर में क्या आती हैं और कैसे आती हैं। ठीक है, अच्छा अब जनाब होगा क्या कि मैंने जब ये टॉपिक करवाना है माइक्रो का, ठीक है, तो इसमें कोशिश ये होगी कि आपको जो है चीज़ें इस तरह से करवाई जाएं कि हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। चल आई एम स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और आपने अब मेरे साथ साथ चीज़ों को करते जाना है। मैं इसमें कुछ आप लोगों के लिए एडिशनल चीज़ें भी ऐड करूँगा। अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं आप लोगों को जो रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स हैं वो स्केची माइक्रो पे भी एक्सप्लेन करके समझा दूँगा, ताकि आपकी विजुअल मेमोरी भी बन जाए अगर टाइम हुआ तो। ठीक है, अगर टाइम हुआ एट द एंड, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो स्केची के थ्रू भी आपको मैं माइक्रो के करवा दूंगा। आपको जो है वो स्केची खोल के इतनी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होगी, इसी एक लेक्चर के अंदर आपकी स्केची भी हो जाएगी और उसकी जो रफ़ीउल्लाह के अंदर एक्सप्लेनेशन हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। चलो 348 पॉइंट है। अब आप लोगों ने मेरे साथ साथ चीज़ें करते जाना है। जो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाले होंगे वो मैं एक्सप्लेन करूँगा और जो बस रीड करने वाले होंगे उनको रीड आउट करके हम आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आती है। पर्सन पेल लुकिंग, HP लो है, कॉन्स्टिपेशन है, ऑर्गेनिज्म कॉजिंग माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज। ठीक है, तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया करवाता है? तो डेट इज एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है, किस तरह से याद रखना है? तो आप लोगों को मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, निमोनिक था, आयरन फिस्ट ब्रो, याद है? आयरन की अब्जॉर्प्शन होती है ड्यूडिनम में, सही है। फोलेट की अब्जॉर्प्शन होती है जूजिनम में, तरतीब के साथ ड्यूडिनम, जूजिनम, आइलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। और आयरन फिस्ट ब्रो से इसी तरतीब से आपको याद रह जाएगा कि ड्यूडिनम में आयरन की अब्जॉर्प्शन है, जूजिनम में फोलेट की अब्जॉर्प्शन है और B12 की अब्जॉर्प्शन है इन आइलियम, स्पेसिफिकली स्पीकिंग टर्मिनल आइलियम। सो अगर ड्यूडिनम में आयरन अब्जॉर्ब होता है तो वो ऑर्गेनिज्म जो ड्यूडिनम को डैमेज करे वो कौन सा होता है? एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। कैसी बात है, मजेदार बात है ना। सो वो ऑर्गेनिज्म जो ड्यूडिनम को डैमेज करे दैट इज एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। इन दिस वे यू कैन इजीली रिमेंबर कि अगर ड्यूडिनम डैमेज हुई देयर विल बी लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, एंड व्हेन देयर इज लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन देयर विल बी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसे कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हो गया याद? चलो जी, फिर जनाब ये तो था माइक्रोसिटिक एनीमिया। एक एनीमिया होता है, एक एनीमिया होता है बड़े वाला। बड़े वाला एनीमिया कौन सा होता है? बड़े वाला एनीमिया कौन सा होता है? डेट इज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। डेट इज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया।
मगेलो का मतलब होता है बहुत बड़ा, सही है। सो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इस बड़े वाला एनीमिया, और मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी बड़े मुंह वाला होता है, बड़े बूथे वाला, बूथा मुंह को कहते हैं ना, बड़े बूथे वाला ऑर्गेनिज्म होता है। सो डेट इज डाइफाइलोबोथरम लैटम, बड़े बूथे वाला डाइफाइलोबोथरम लैटम। डन सर, डन सर। with this amazing hint we are done with this। इसके जी MCQs हैं जी, फिशरमैन है, राइस है, MCV 106 है। तो MCV जो होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 80 से 100 होता है। अगर 100 से ऊपर हो तो वो मगैलो, और अगर 80 से नीचे हो तो वो माइक्रो, ठीक है। और अगर 80 to 100 हो तो वो नॉर्मोसिटिक। सो ये बात याद रखनी है। फिर जनाब पैलर है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर आएगी। माइक्रोसिटिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया है तो इसका ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, तो एंकाइलोस्टोमा ट्यूबिनेल होगा। वी आर डन विद दिस थिंग। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी कि 348 पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो ये अगर आप लोग गौर करें तो ये वही चीज़ें हैं, नॉर्मल आरबीसीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नॉट ए ब्लड टॉपिक, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। जितना मैंने बताया बस उतना करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को इतना करने की ज़रूरत नहीं। आगे आ जाए, ठीक है, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे हम देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन साइट फॉर अमीबी कल्चर इन द गट इज, तो कॉमन साइट जो होती है वो अमीबी कल्चर इन द गट कौन सी होती है, तो डेट इज सीकम, ठीक है। अब इसमें ना 3 डिजीज़ हैं जो हमने करनी है, एक है हाइड्रेटेड लीवर डिजीज़, एक है पायोजेनिक लीवर डिजीज़, और एक है अमीबिक लीवर डिजीज़, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू बी फेमिलियर विद दीज 3 नेम्स फर्स्ट ना। सबसे पहले तो आपको नाम क्लियर होने चाहिए। मैंने क्या बोला, एक लीवर की हाइड्रेटेड वाली डिजीज़, एक लीवर की अब्सेस है जो पायोजेनिक है, और एक अमीबा वाली लीवर अब्सेस है। सो 2 अब्सेसिस हो गई और एक डिजीज़ हो गई। बेसिकली आपको अब मैं नाम याद करवा रहा हूँ फिलहाल। सो हाइड्रेटेड लीवर डिजीज, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेटेड का मतलब है कैविटी वाली सिस्ट, तो इसमें छोटी छोटी सिस्ट बनती हैं, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रेटेड लीवर डिजीज। फिर जनाब लीवर एब्सेसिस जो है वो 2 तरह की हैं, एक है पायोजेनिक लीवर एब्सेस और एक है अमीबिक लीवर एब्सेस। एम आई क्लियरली ऑडिबल, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू ऑल? ओके 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 ओके। जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही वो एक दफ़ा दोबारा रीज्वाइन कर ले, ठीक है। ओके सर। पायोजेनिक लीवर एब्सेस और अमीबिक लीवर एब्सेस ये 2 तरह की हैं। अब जनाब, अब इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। सो इनकी एक्सप्लेनेशन करने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू गाइस अब्सेस। दिस इज अमीबिक लीवर एब्सेस, दिस इज अमीबिक लीवर एब्सेस। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो करवाता है अमीबिक लीवर एब्सेस, और इसके अंदर क्या होते हैं ये, अगर आप शक्ल गौर करें तो दिस इज जस्ट लाइक ए फ्लास्क, इन्हें कहते हैं फ्लास्क शेप अल्सर्स, सुराही की तरह के अल्सर्स होते हैं, फ्लास्क शेप अल्सर्स, ठीक है। ये लीवर का उसने बताया हुआ है जी कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट जो है लीवर की जो है वो डिजीजेज होती हैं, बट हमने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है। सो कैन यू अप्रिशिएट दिस साइकिल, कैन यू अप्रिशिएट दिस साइकिल? अच्छा अच्छा, तो इसमें नंबर 1 पे देखें कि ये साइकिल कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये साइकिल कहाँ से शुरू हो रहा है, सबको नजर आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा जी। इसमें जनाब अकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस जो है वो ऑर्गेनिज्म है जो हाइड्रेटेड लीवर डिजीज करवाता है। अब इसमें देखिए जी, ये अडल्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एम्ब्रियोनिक एग इन फीसिस, देन ऑन्कोस्फेयर, यू नो नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस।
ठीक है। फिर ये सिस्ट बनती है, यू जस्ट हैव टू सी दिस कि इसमें जो है ना वो हाइड्रेटेड सिस्ट लीवर और लंग्स में बनती हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म का पूरा साइकिल है, आपको पूरा साइकिल करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपको ये सिस्ट दिखानी थी कि इसमें मल्टीपल सिस्ट बनती हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। ये छोटी छोटी जो है ना ये डॉटर सिस्ट है। ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज, सही है, या हाइड्रेटेड लीवर डिजीज। अच्छा, उसके बाद जी प्रोटोस्कोलेक्स बनता है। ठीक है, स्कोलेक्स अटैच हो जाता है इंटेस्टाइन से। ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट इसमें जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है जी डॉग्स। डॉग्स इसमें होते हैं डेफिनेटिव होस्ट, सही है। इंटरमीडिएट होस्ट इसमें कौन सा होता है, तो शीप्स और गोट्स जो होती हैं वो इसमें इंटरमीडिएट होस्ट होती हैं। और डेड एंड होस्ट कौन सा होता है, तो डेड एंड होस्ट इसमें ह्यूमन होता है, इंटेस्टाइन ह्यूमन। अब ना जो आपकी रेफ्यूल है ना वो ये कहती है कि मैन इंटरमीडिएट होस्ट होता है, बट आई एम नॉट विद दिस। अकॉर्डिंग टू मी मैन इज डेड एंड होस्ट। जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो इसमें शीप्स और गोट्स वगैरह होती हैं, अकॉर्डिंग टू दिस साइकिल। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स ना। सो ये पूरा साइकिल है, इसमें सिर्फ आपने वो 2-3 बातें जो मैंने बताई हैं कि डी से डेफिनेटिव होस्ट, डी से डॉग, सही है। इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो शीप और गोट्स वगैरह, डेड एंड होस्ट जो होता है वो ह्यूमन है। ये एमसीक्यू देखे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन एन इंटरमीडिएट होस्ट, तो वो हाइड्रेटेड सिस्ट है। अब ये जो बात है ना कि ये इसने इधर हाइड्रेटेड सिस्ट इंटरमीडिएट होस्ट क्यों कहा है कि मैन उसमें है, क्योंकि और कोई सूटेबल ऑप्शन ही नहीं होगा। ये वन लाइनर्स है ना, तो उधर और कोई सूटेबल ऑप्शन ही नहीं होगा, इसलिए हाइड्रेटेड सिस्ट उसने चूज कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा चलें जी, अब जरा टेबल को देखें कि हाइड्रेटेड लीवर डिजीज में एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस जो है वो ऑर्गेनिज्म है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि ये ऑर्गन को अफेक्ट करती है, लीवर जो है वो मोस्ट कॉमनली, उसके बाद लंग्स। ठीक है, एज वी हैव सीन इन दिस साइकिल कि लीवर, उसके बाद लंग्स अफेक्ट होता है। सिस्ट बनती हैं लीवर्स में 75%, लंग में जो है वो थोड़ी बहुत, और बोन में और ब्रेन में थोड़ी सी। ठीक है, इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट मोस्ट एक्यूरेट है। सीटी जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अब इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट बेसिकली क्या हम इसमें करते हैं, हीमोग्लूटिनेशन में वही एंटीबॉडीज वाली बात, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। सिटी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। और इसका ट्रीटमेंट होता है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल जो होती है वो 400 mg 3 टाइम्स अ डे फॉर 30 डेज देनी होती है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, ERCP। डन सर। इसमें सिर्फ और ये होस्ट का ही पूछते हैं और ऑर्गेनिज्म का पूछते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं पूछी जाती। ये जो मैं बात बताता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बजाय इसके कि अगर आपको पूरा टॉपिक याद रहता है तो वेल एंड गुड, लेकिन जो मैं बात कह देता हूँ कि अच्छा ये पूछा जाता है वो आपने लाजमी याद रखनी है। इसमें ऑर्गेनिज्म, इसमें कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है मोस्ट कॉमनली, और इसमें जो होता है इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाते हैं। ठीक है, होस्ट कौन कौन सा होता है। डन सर। पायोजेनिक लीवर एब्सेस में ई कोलाई मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है लीवर एब्सेस का, पायोजेनिक लीवर एब्सेस का। ठीक है, फिर जनाब ये कुछ स्टेप्टोकोकस पिकेलस, बैक्टीरियोइड्स, तो इसमें भी अपने डिफरेंट वो लॉजिक्स हैं कि कुछ सिनेरियोज में क्या करना होता है, कुछ सिनेरियोज में क्या करना होता है। ठीक है, कि परप्यूरल सेप्सिस अगर दिया हो, ठीक है, उसने कि पेरोटिनाइटिस आफ्टर अब्डोमिनल सर्जरी, मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पेरोटिनाइटिस आफ्टर अब्डोमिनल सर्जरी, बैक्टीरियोइड्स, इस तरह करके ना ये डिफरेंस होता है बैक्टीरियोइड्स का और ई कोलाई का। वो अगले पॉइंट में हम क्लियर कर लेंगे। अभी इधर हमें जस्ट ये याद रखना है कि पायोजेनिक लीवर एब्सेस में ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन कॉज, बैक्टीरियोइड्स वगैरह भी होते हैं लेकिन ई कोलाई कॉमन है। इसमें जनाब सेप्सिस आफ्टर जीआई सर्जरी में बैक्टीरियोइड्स यूजुअली आता है। बहरहाल असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाए जिस तरह असेंडिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है, और सेपरेट फ्रॉम एम्पाइम ऑफ गॉल ब्लैडर, तो इसमें मल्टीपल एब्सेसिस बनती हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो रेज्ड होता है, सही है। और ट्रीटमेंट अब क्या देना है, एम्पिसिलिन प्लस सिप्रो प्लस मेट्रो, ये जो होता है ना ACM, ये बिलो डायफ्राम जो है
एम्पिसिलिन, सिप्रो और मेट्रो देते हैं। अगर पेंसिलिन की एलर्जी हो जाए तो फिर सिप्रो प्लस क्लिंडा ये देते हैं। ठीक है, इसमें वैसे लेवल भी देखते हैं कि वो डायफ्राम से नीचे तक गया हुआ है या डायफ्राम के ऊपर है, बट नो नीड टू रिमेंबर दिस, बट फिलहाल यू हैव टू जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस थिंग। अमीबिक लीवर एब्सेस, मैं जल्दी जल्दी ये चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज इतनी ज़्यादा हाई यील्ड नहीं है ये। ठीक है, अमीबिक लीवर एब्सेस में क्या होता है, एंटीमीबा स्टोलिटिका जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसमें अब आप दो वर्ड्स लिख लें, राइट अपर क्वाड्रेंट की पेन के साथ अगर ब्लडी डायरिया दिया हो तो वो अमीबिक लीवर एब्सेस होगा। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट की पेन के साथ अगर ब्लडी डायरिया दिया हो तो वो अमीबिक लीवर एब्सेस होगा। क्लियर। ट्रोफोसाइट्स जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन में इंटर करते हैं, फ्लास शेप अल्सर्स बनते हैं। सिंगल एब्सेस मोस्ट कॉमन है राइट लोब में, मोस्ट कॉमनली सीकम को इन्वॉल्व करती है। अब इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये सीकम को पार्ट ऑफ कोलोन है उसको मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करती है। सीरोलॉजी जो है उसमें एंटीबॉडीज आएंगी और मेट्रो टेरिडा और डेलॉक्सिनाइड फ्यूरिएट इसमें ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब जनाब एमसीक्यूज देख लेते हैं कि अब इनमें हमने वो चीज़ें देखनी है जो ऐसा ऊपर वाली चीज़ों में कॉमन नहीं ना, वो कवर नहीं हो रही। जिस तरह देखें कि जीआईटी मोस्ट कॉमनली सीकम है अमीबिक लीवर एब्सेस में। ड्रग ऑफ चॉइस पर अमीबिक लीवर एब्सेस कौन सी होती है, तो टेनिडाजोल होती है। ठीक है, मेट्रो ऑप्शन में नहीं थी वरना मेट्रो को चूज करते। इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है अमीबिक लीवर एब्सेस के लिए, सीरोलॉजी होती है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग पायोजेनिक लीवर एब्सेस, तो पायोजेनिक के लिए इकोलाई होता है। मैन इंटरमीडिएट होस्ट किस में है, हाइड्रेटेड सिस्ट में। ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन है, लंग अब्सेस है। सो लीवर अब्सेस में जो होता है किस तरह से वो फैलता है। ठीक है, सो डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम लीवर अब्सेस जो है वो लंग लंग की तरफ जाती है, डायरेक्ट एक्सटेंशन होती है, डायरेक्टली वो फैलता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम लीवर अब्सेस। ठीक है, अच्छा पायोजेनिक लीवर एब्सेस में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर असेंडिंग कोलंजाइटिस होता है। ठीक है, डॉटर सिस्ट वगैरह किस में बनती हैं, तो वो टीनिया काइनोकोकस या काइनोकोकस ग्रैनुलोसस भी से कहते हैं। कॉज ऑफ सिस्टिक सर्कोसिस क्या होता है, तो इंजेक्शन ऑफ टीनिया सोलियम। सही है, टीनिया सोलियम के वो जो एग की इंजेक्शन है दैट इज सिस्टिक सर्कोसिस का कॉज। सो ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सिस्ट इन लीवर टीनिया काइनोकोकस। ब्लडी डायरिया राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। ठीक है, फ्लाशिप अल्सर एंटीमीबल हिस्टोलिटिका। फीमेल इन्फेक्टेड बाय ट्रिकोमोनास मेजिनेलिस, तो इसमें मेट्रोनिडाजोल टू बोथ पार्टनर्स। अब फोकस हियर, बाकी सारे पॉइंट्स इधर एक डायरेक्ट एक्सटेंशन वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि ये एडिशनल चीज़ है जो वो ऊपर वाला ग्राफ नहीं एक्सप्लेन कर रहा टेबल। और एक ये नीचे जो है मेट्रोनिडाजोल टू बोथ पेरेंट्स, टीवी का जब ट्रीटमेंट पूछे तो इसमें मेट्रोनिडाजोल दोनों पार्टनर्स को देते हैं। अब जनाब 350 जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग पेरिटोनाइटिस आफ्टर अब्डोमिनल सर्जरीज, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है जी बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, बैक्टीरियोइड्स। अब जनाब इसमें आपने क्या क्या चीज़ याद रखनी है। अगर पूछा हो सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस एसबीपी या सिंपल पेरिटोनाइटिस पूछा हो तो उसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, इकोलाई, इकोलाई। लेकिन अगर कोई पोस्ट सिस्टेक्टमी, कोई अब्डोमिनल सर्जरी की हिस्ट्री हो, कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर हो, तो उसमें बैक्टीरियोइड्स होगा। ठीक है, अब ये दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं कि सिंपल पेरिटोनाइटिस या सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, कुछ भी उसने पूछा हो तो उसमें इकोलाई मोस्ट कॉमन है। लेकिन जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर दिया हो, कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर दिया हो, तो प्रोसीजर के साथ क्या होगा, बैक्टीरियोइड्स, बैक्टीरियोइड्स। अच्छा, फिर जनाब परप्यूरल सेप्सिस में क्या होता है, परप्यूरल सेप्सिस में कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो इसमें इसने लिखा हुआ है जी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई इज ग्रेटर देन बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, बट परप्यूरल सेप्सिस जो होता है ना, परप्यूरल सेप्सिस
उसमें भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इकोलाई ही होता है, ठीक है। परप्यूरल सेप्सिस में भी जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो इकोलाई होता है, डेट इज ग्रेटर देन ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड डेट इज ग्रेटर देन स्टैफ, इसमें स्टैफ भी आ जाता है, ठीक है। सो परप्यूरल सेप्सिस में ये थोड़ी सी आप करेक्शन देख लें कि इसमें स्टिल इकोलाई इज द कॉमन, ठीक है। डन डन। सिर्फ प्रोसीजर्स हों साथ तो बैक्टीरियोइड्स वैसे इकोलाई कॉमन है, सिर्फ प्रोसीजर्स हों साथ तो बैक्टीरियोइड्स अदरवाइज इकोलाई कॉमन है, चाहे वो पेरिटोनाइटिस है चाहे वो परप्यूरल सेप्सिस है। अगर परप्यूरल सेप्सिस में बात करें तो इकोलाई इज ग्रेटर देन ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, सही है, और इज ग्रेटर देन स्टैफ ओरियस। सो एग्स निमोनिक बन गया ना, एग्स EGS एग्स, इकोलाई इज ग्रेटर देन ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई इज ग्रेटर देन स्टैफ ओरियस। डन। सर इसमें बैक्टीरियाइड्स नहीं आएगा? नहीं। अच्छा ये देखिए, व्हाट इज पेरिटोनाइटिस, ठीक है। व्हाट इज पेरिटोनाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम इज कॉल्ड, जो पेरिटोनियम है ये पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, सिरोजल सरफेस, उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं पेरिटोनाइटिस, ठीक है। ये हेल्दी है और ये देख लें आप। एंड परप्यूरल इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनमें परप्यूरल इन्फेक्शंस में कौन कौन से आ जाते हैं, एंडोमेट्रियाइटिस, एंडोमायोमेट्राइटिस और एंडोपैरामेट्राइटिस, ये सारे जो हैं वो उसमें आ जाते हैं परप्यूरल इन्फेक्शंस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम, इसे एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। 351 पॉइंट। A group of friends went to eat. A group of friends went to eat from a Chinese restaurant where they ordered fried rice, chicken, and vegetables. After 6 hours, presented with vomiting, diarrhea, and abdominal cramps. The most likely causative organism is Bacillus cereus. Bacillus cereus, ठीक है। अच्छा अब जनाब ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमें थोड़ा सा जो बैसिलस सीरियस है उसकी बाकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ पे क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन होती है। सो जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। उसका निमोनिक क्या है, RBC, रॉड्स, ब्रांच्ड और कोकाय। रॉड्स, ब्रांच्ड और कोकाय। जो रॉड्स हैं उनमें माइकोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रिडियम, बैसिलस, लिस्टेरिया, कॉर्निबैक्टीरियम ये आते हैं। सो बैसिलस में फर्दर आगे बैसिलस सीरियस और बैसिलस एंथ्रेक्स वगैरह आते हैं। सो जो 2 हमें करने हैं वो बैसिलस सीरियस और बैसिलस एंथ्रेक्स, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो इंशाल्लाह you guys will be able to remember all of this, don't worry। बैसिलस सीरियस भी और बैसिलस एंथ्रेक्स भी। फिलहाल आप लोग मेरे पे इतना यकीन कर लें कि जब भी फ्राइड राइस आएगा तो आपने याद रखना है बैसिलस सीरियस। जब भी फ्राइड राइस आएगा तो आपने याद रखना है बैसिलस सीरियस, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ख़तरनाक जो होता है वो एंथ्रेक्स है, जिसमें ब्लड ही ब्लड होता है, खून की होली खेली जाती है। बैसिल डायरिया का, डायरिया के कॉजेज और डायरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, ठीक है। ब्लडी डायरिया विद शिस्टोसाइट्स हो तो ये होगा हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे ये शायद नीचे वाले पॉइंट में उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, यस।
ठीक है। बाकी सिंपल डायरिया आ गया। अब जो सिंपल डायरिया है वो 1 से 6 घंटे के अंदर हो, ठीक है, 1 से 6 घंटे के अंदर सिंपल डायरिया हो तो उसमें स्टैफ ओरियस जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा। 1 to 6 आवर्स के अंदर जो होता है वो डायरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो स्टैफ ओरियस होता है। अब इसको कैसे याद रखना है? इसको ऐसे याद रखना है कि आप जनाब तैयार श्यार हो के घर से खाना खाने जाते हो विलेज रेस्टोरेंट में, ठीक है, चलो मैं जाता हूँ, आप लोग कहेंगे कि हमारा पेट खराब करवा दिया। खाना खाने जाते हैं हम विलेज रेस्टोरेंट में, वहाँ का खाना बड़ा अच्छा होता है लेकिन ना स्टाफ अच्छा नहीं होता। सो खाना खा के जब रात को घर जाते हैं तो उस वक्त जो है वो डायरिया शुरू हो जाता है। सो स्टाफ जो था बड़ा अनहाइजीनिक था विलेज रेस्टोरेंट का, सही है। सो अगर एक्यूट अटैक हो, यानी 1 से 6 घंटे के अंदर अंदर खाना खाने के बाद डायरिया डेवलप हो जाए तो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा? उस रेस्टोरेंट का स्टाफ और यस, इसमें वॉमिटिंग प्री डोमिनेंट होती है, सही है। उसके बाद बैसिलस भी होता है अगर फ्राइड राइस खाए हो, ठीक है। अगर चाइनीज रेस्टोरेंट में जाओगे तो बैसिलस सीरियस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। क्लियर होगी बात? इतनी बात याद है? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, खाने पीने के शौकीन लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी। अगर 12 to 48 आवर्स तक का जो है उसके बाद जो है वो डायरिया डेवलप हो, सही है। सो उसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? तो ये यूजुअली तब होगा जब साल्मोनेला और ई कोलाई वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। साल्मोनेला, ई कोलाई में अब्डोमिनल क्रैम्प्स और नौजिया होता है, अदरवाइज साल्मोनेला, सही है। सैल्मन फिश एक होती है, तो याद रखिए कि जो फिश है उससे ज़रा लेट डायरिया होता है, जल्दी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर 48 to 72 आवर्स में डायरिया डेवलप हो, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? तो देखें, लेट चीज़ें कब होती हैं? जब जब सही सही कैंप लगा के बैठ जाएं, ठीक है। तो सही से शिजेला, SHI, और कैंप मतलब कंपाइलोबैक्टर, सही है। सो बैक्टर को भी वैसे अगर आप पढ़े तो ये 72 बनता है, 72 ही 72, राइट। यू कैन रिमेंबर लाइक इन एनी वे, सही है। कैंप लगाना वैसे भी लेट काम है, कैंप लगाने में बड़ा टाइम लगता है, सो 72 आवर्स। और बैक्टर 72, 72, 72 इज लाइक वर्ड फॉर 72। और अगर ग्रेटर देन 7 डेज हो जाए और एंटीबायोटिक से वो ठीक ना हो, ये एमसीक्यू आता है कि एंटीबायोटिक से वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो होता है गियर्डेसिस या एमीबिएसिस, ठीक है। क्लियर हो गया डायरिया? हाँ जी। अगर एक्यूट अटैक आ गया डायरिया का तो स्टैफ ओरियस, अगर 12 to 48 आवर्स आ गया तो साल्मोनेला, ई कोलाई क्रैम्प्स के साथ, और अगर 48 to 72 आवर्स तो शिजेला कंपाइलोबैक्टर, लेकिन अगर ग्रेटर 7 डेज हो तो वो गियर्डेसिस और एमीबिएसिस, ठीक है। अब स्टैफ ओरियस और बैसिलस को कैसे आप करेंगे कि बैसिलस में रीहीटेड राइस जो है उसकी हिस्ट्री दी होगी, जबकि स्टैफ ओरियस में मीट्स, मायो, कस्टर्ड, प्री फॉर्म टॉक्सिन्स, इनकी हिस्ट्री होगी। डन। आप जनाब आगे आ जाए। Child had eaten from restaurant, bloody diarrhea, ptickia, facial swelling, peripheral blood picture showed schistocytes was what is the diagnosis? तो ये वही hemolytic uremic syndrome आ गया। अब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एड्रीनल फेलियर इन चिल्ड्रन hemolytic uremic syndrome है। hemolytic uremic syndrome के अंदर बेसिकली क्या होता है? ट्राइएड बनता है, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ई कोलाई। और ई कोलाई की भी कौन सी सीरोटाइप जो होती है वो होती है, तो वो H7O157, ठीक है, H7O157। तो ये बेसिकली इसकी सीरोटाइप होती है। इसमें माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, ठीक है, और रीनल इंसफिशिएंसी होती है। ये ट्राइएड बनता है इसमें। बाकी इसमें सीजर्स वगैरह, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्यूट किडनी इंजरी, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सो हमेशा याद रखना है कि जब भी
पेटिकिया है, फेशियल स्वेलिंग, पेरिफेरल ब्लड में शिस्टोसाइट्स आ रहे हों, ठीक है, तो ये होगा हेमोलिटिक जेरेमिक सिंड्रोम। अब फेशियल स्वेलिंग विल शोइंग व्हाट, रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है, पेटिकिया इज शोइंग व्हाट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सही, और साथ उसमें शिस्टोसाइट्स भी बन रहे हैं, दैट मींस के वहाँ पे माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक हेमोलिसिस भी हो रहा है। सो तीनों चीज़ें आ गई, दैट इज हस, ट्राई इट, याद रहेगा, याद रहेगा। सर ट्राइएड एक दफा बता दीजिएगा। ट्राइएड में सिंपल सी बात है कि ट्राइएड में आपकी किडनी रीनल इंसफिशिएंसी आपने जो है वो सबसे पहले याद रखनी है, रीनल इंसफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से क्या होगा, फेशियल स्वेलिंग होगी, ठीक है, फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विल कॉज व्हाट, पेटिकिया है, और तीसरी चीज जो होती है वो हेमोलिसिस होता है, उसमें पेरिफेरल ब्लड में जो है वो शिस्टोसाइट्स मिलेंगे। अच्छा, ब्लडी डायरिया विद शिस्टोसाइट्स हस होगा। डायरिया इन एचआईवी जो होता है वो कौन सा होता है, इसमें ना मैं तो इसको इस तरह से याद रखता हूँ कि जो क्रिप्टोस्पोरिडियम है ना, स्पोरिडियम, क्रिप्टो में देखे ओ आ रहा है ना, स्पोरिडियम में भी ओ आता है, इन दो ओ को, ये जो क्रिप्टोस्पोरिडियम के दो ओ है, इनको अगर आप बड़ा कर ले तो ये क्या बन जाएगा, ये डोनट्स बन जाएंगे, दो ओ क्या बन जाएंगे, डोनट्स। सो डोनट शेप सिस्ट जो होती है वो किस में होती है, डायरिया इन एचआईवी, और कॉज कौन करता है, क्रिप्टोस्पोरिडियम, सिंपल। मेनिंजाइटिस इन एचआईवी कौन करता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स, वो क्रिप्टोस्पोरिडियम नहीं करता, ठीक है। सो ये इन दो बातों को आपने अलग-अलग से डिफरेंशिएट कर लेना है पेपर में। कॉलरा का टॉक्सिन जो होता है वो कौन सा होता है जी, वो कौन सा डायरिया करता है, वो राइस वाटरी डायरिया करता है। हीट स्टेबल और हीट लेबाइल एंटेरोटॉक्सिन ई कोलाई के, वो वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया करेंगे, ठीक है। ई कोलाई जो होता है वो वाटरी डायरिया नॉन ब्लडी होता है, जबकि जो शिगा, वेरो और शिगा लाइक टॉक्सिन जो ई कोलाई का है वो ब्लडी डायरिया करवाते हैं, डिसेंट्री, सही है। अच्छा अच्छा, अगर मैं कहूँ वाटरी डायरिया तो ई कोलाई, अगर मैं कहूँ कि वाटरी डिस्चार्ज और साथ में जो है वो एसटीडीज की हिस्ट्री दे दो, तो आपके ज़हन में कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जाएगा, वाटरी डिस्चार्ज, बैक्टीरियल यूनिट। नहीं नहीं, ये अब आपने ये बात ज़हन में रखनी, नहीं नहीं नहीं, वाटरी डिस्चार्ज में वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर, हाँ जी, ये देखें ना आप, कुछ लोगों ने क्लेमिडिया को लेके आए, यस क्लेमिडिया इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। जो गनोरिया होता है उसमें म्यूकोप्रोलन डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा जी, हीट स्टेबल एंटेरोटॉक्सिन, स्टेफिलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन, तो स्टेफ ऑरियस है फूड पॉइजनिंग। अब नीचे जी सिंपल से एमसीक्यूज है, इनमें जो वेट लॉस, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, डायरिया वगैरह दे के उसने क्या डायग्नोसिस क्या होगा, तो जैसे सिंपल हाइपरथायराइड केस, फीडिंग के बाद बेबी को डायरिया डेवलप होता है तो पॉजिटिव और कॉज क्या होगा, तो उसका कॉज होता है जी गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। अच्छा, इसमें अब दो चीज़ें होती हैं, कौन मुझे बताएगा कि उसमें टाइम फ्रेम का डिफरेंस करना होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस और गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स में। ये जो एमसीक्यू है, ये वाला पॉइंट है, इसमें दो पॉइंट्स को आपने डिफरेंशिएट करना होता है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है और लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ठीक है, और इसमें टाइम फ्रेम ज़हन में रखना होता है, सही है, टाइम फ्रेम ज़हन में रखना होता है। बेसिकली जो फीडिंग के फ़ौरन बाद अगर डेवलप हो जाए डायरिया, तो वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के बाद, दैट इज़ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, ठीक है, कि फ़ौरन एक मैदे का और कोलोन का गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आ गया, ठीक है, फ़ौरन से हो जाता है इमीडिएटली। लेकिन जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस जो है उसको डेवलप करने में टाइम लगता है, सही है, सही है, टॉलरेंस को ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे लगते हैं डेवलप होने में। आप भी फिलहाल मुझे टॉलरेट करते रहेंगे ना, अगर मैं 6 से 8 घंटे पढ़ाता जाऊंगा तो फिर आप में भी इंटॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, आप भी मुझे टॉलरेट नहीं करेंगे, जस्ट लाइक दैट, कि जो इंटॉलरेंस है वो थोड़ी लेट डेवलप होती है, जबकि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो है वो फौरन हो जाता है, ठीक है।
फिर जनाब ये दुबई का टैक्सी ड्राइवर है, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, तो स्प्लीनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी होगा, ऑन एंड ऑफ मिल्क ले रहा है, सही है, और इसके बाद डायरिया होता है। अब इसमें देखें ऑन एंड ऑफ आफ्टर टेकिंग मिल्क, यानी कभी होता है कभी नहीं होता। तो अगर ऑन एंड ऑफ आफ्टर टेकिंग मिल्क या 6 से 8 घंटे बाद, तो डेट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। सो दिस वाज द पॉइंट आई वाज मेंशनिंग अर्लियर। ठीक है, उसके बाद जी सिंपल जो है ग्लूटेन फ्री डाइट से उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या होता है, ये गियार्डियासिस होता है, गियार्डिया लैम्बिया उसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है, क्रीसेंट शेप प्रोटोजोआ होता है ये दोनों ऊपर वाले पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गए। फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन न्यूबॉर्न की हुई आफ्टर 10 डेज, उसको डायरिया डेवलप हुआ, रैश, तो एक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन है। कॉमा शेप्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कौन सा होता है जो डायरिया करवाता है, तो वो विब्रियो कॉलरा होता है, सही है। और विब्रियो कॉलरा में इंक्रीज क्लोराइड चैनल ओपनिंग होती है। पीयर शेप्ड ऑर्गेनिज्म गियार्डियासिस होता है। मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट मेल एब्जॉर्प्शन जो होती है वो लैक्टेज की वजह से होती है। सो आई जस्ट एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज एमसीक्यूज इन वन वर्ड के ये चीज़ें पूछ रहा है वो, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलस विद टम्बलिंग मोटिलिटी। टम्बलिंग मोटिलिटी जो होती है वो प्रेग्नेंट फीमेल में डायरिया कॉजेज डायरिया इन प्रेग्नेंट फीमेल। तो टम्बलिंग मोटिलिटी जो होती है वो लिस्टेरिया की होती है, सही है। टम्बलिंग मोटिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, लिस्टेरिया की, लिस्ट वाला, ठीक है। टम्बल नहीं कर रहे होते, कांप नहीं रहे होते जब भी कोई लिस्ट लगती है कि नाम आया है या नहीं आया, टम्बलिंग मोटिलिटी, ठीक है, डन सर। टम्बलिंग मोटिलिटी लिस्टेरिया, डन। हाँ जी, अभी तक चीजें सही हैं, अभी तक सही काम जा रहा है। सो फॉर आर यू पीपल विद मी? ठीक है जी, गुड। इन प्राइमरी सिफिलिस बेस्ट स्पेसिमेन फॉर डायग्नोसिस इज, तो प्राइमरी सिफिलिस में जो बेस्ट स्पेसिमेन है डायग्नोसिस के लिए वो कौन सा होता है, वो जेनिटल सोर्स होते हैं, जेनिटल सोर्स होते हैं। अब सिफिलिस जो होता है उसमें आप अगर देखें तो पेनलेस सोर्स जो होते हैं वो बनते हैं जेनिटल्स पे, रेक्टम पे और माउथ पे। मैंने क्या बोला, जेनिटल्स पे, रेक्टम पे और माउथ पे, सही है। और स्टेज 2 में क्या बनता है, हील्स, स्किन और फोर आर्म्स पे जो होते हैं वो रैश वगैरह बनते हैं। और इस तरह से जो है सिफिलिस में ये पिक्चर आती है। और इसमें एक बड़ी अच्छी पिक्चर जो है वो बड़ी डायग्नोस्टिक मानी जाती है, वो होता है हटचिंसन्स टीथ, वो कंजेनिटल सिफिलिस का करेक्टरिस्टिक होता है। फिर 35 ईयर ओल्ड मेल है, इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करता, डार्क और वॉक करता है डार्क में, और एब्सेंट डाइट रिफ्लेक्सेस हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली टीबिस डॉर्सालिस है, सही है। ये सिफिलिस जो है एसटीडी, ये टीबिस डॉर्सालिस कॉज करता है, डॉर्सल कॉलम को डैमेज करता है, सही है। सिफिलिस में नॉट फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी 3 वीक्स अगो सीरोलॉजी वाज पॉजिटिव, तो फाइंडिंग क्या होगी, पेनाइल शैंकर सिफिलिस में होता है, शैंकर। फिर अकोमोडेशन वाला उसने कह के पूछ लिया है कि इसमें क्या होगा, कि कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल है, नॉन रिएक्टिव टू लाइट है, बट रिएक्ट्स विद अकोमोडेशन। तो इसमें ना आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल है। अब मैं अक्सर ये बताता होता हूँ कि आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल ARP है, तो इसी के नाम में इसका काम है। ए फॉर, अब इसको मैं बताने लगा हूँ कि आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल होता क्या है। ए फॉर अकोमोडेशन, आर फॉर रिफ्लेक्स, पी फॉर प्रेजेंट। सो आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल के पहले तीन लेटर्स कौन से हैं, ARP। आर्गाइल का ए, रॉबर्टसन का आर, प्यूपिल का पी। तो उसी तरह ए फॉर अकोमोडेशन, आर से रिफ्लेक्स, पी से प्रेजेंट। अब आपने एंड से शुरू में आ जाना, पहले शुरू से एंड में गए थे ना, अब एंड से शुरू। पी से पिपिलरी, आर से रिफ्लेक्स, ए से एब्सेंट। So if accommodation reflex present and pupillary reflex absent, that is called as arcueil Robertson pupil. Simple. A lady delivered a baby, Hutchinson's teeth है, तो ये किस में होता है, सिफिलिस में। गमेटस नेक्रोसिस जो होती है वो किस में होती है, वो सिफिलिस में होती है। डन सर। डन सर, ठीक है जी। अच्छा जी,
बरकत लिम्फोमा इन एड्स, ठीक है, तो ये कौन कॉज करता है? ये एप्स्टेन बार वायरस कॉज करता है। बरकत लिम्फोमा इन एड्स कौन कॉज करता है? एप्स्टेन बार वायरस। अब इसमें जनाब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो हैं कि हर्पिस हर्पिस वाली फैमिली उसने दे दी है कि वो क्या क्या चीज़ें कॉज करती है, कैसे करती है। फिलहाल हम ये कर लेते हैं टेबल, कुछ ये चीज़ें कर लेते हैं। हमें क्लासिफिकेशन याद करनी पड़ेगी वायरस की भी और बैक्टीरिया की भी, फिर जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। फिलहाल हम ये टेबल करते हैं ताकि आप लोगों के कुछ ये पॉइंट्स कवर हो जाएं, फिर मैं एडिशनल चीज़ें भी करवाऊँगा, बिकॉज आई रियली वांट कि आपकी माइक्रो अच्छी हो जाए। फिलहाल मैं बुक पे रह रहा हूँ लेकिन मैं एडिशनल चीज़ें भी करवाऊँगा, ठीक है। बल्कि वायरल क्लासिफिकेशन पहले कर लेते हैं, वायरस की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। वायरस की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये ज़रा गौर से देखें जनाब, वायरसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वायरसेस कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। वायरसेस की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ताकि आप बाद में हमारे पास बैक्टीरिया रह जाए। वायरसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है आरएनए वायरस और एक होता है डीएनए वायरस। सर ऑलमोस्ट इट्स ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, और इसमें अगर एक बंदे की डिस्टॉर्शन आ रही है डैट मीन्स कि उनका माइक ख़राब है या उनका कोई इशू है, काइंडली उसको करेक्ट करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा, वायरसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आरएनए और डीएनए, ठीक है। आरएनए वायरस होता है और डीएनए वायरस होता है, ठीक है, सिंपल बात होगी। अच्छा, अब जनाब आरएनए वायरसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और नेगेटिव स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जो डीएनए होते हैं ना, डीएनए उसमें हमने नेगेटिव नहीं करने, उसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव स्टैंडर्ड करने हैं, सही है। अच्छा, अब जो पॉजिटिव होते हैं ना वो बड़े बड़े आइकन की तरह के इकोसाहेड्रल होते हैं, इकोसाहेड्रल। पॉजिटिव स्टैंडर्ड जो होते हैं उनकी उनकी शेप क्या होती है? इकोसाहेड्रल, इकोसाहेड्रल, चाहे वो आरएनए पॉजिटिव हो चाहे वो डीएनए पॉजिटिव हो। इतनी बात क्लियर है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू गाइस इज कि वायरसेस जो होते हैं वो आरएनए और डीएनए, डीएनए में हमने सिर्फ पॉजिटिव करनी है, आरएनए में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करने हैं। उसके बाद मैंने बोला कि जो पॉजिटिव होती है उनकी शेप जो है वो इकोसाइड्रल होगी, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, क्लियर। अब जो नेगेटिव होते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव लोग जो होते हैं वो बड़े वो होते हैं ना कि जिनके दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, उलझे हुए होते हैं नेगेटिव लोग। सो जस्ट लाइक दैट कि नेगेटिव स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस जो होते हैं वो हेलिकल इन्वेल्व्ड होते हैं, हेलिकल 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 इन्वेल्व्ड होते हैं, ठीक है। सो ये बात क्लियर हो गई। अब जनाब आरएनए वायरसेस में हम सबसे पहले घुसते हैं। सो आरएनए वायरसेस में आपने बात याद रखनी है कि जो आरएनए वायरसेस हैं उसमें वो भी हैं आरएनए में जो पॉजिटिव स्टैंडर्ड है। अब सबसे पहले हम पॉजिटिव स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं, जस्ट इस पे फोकस करें, पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए, इस पे फोकस करें, ठीक है। आरएनए पॉजिटिव स्टैंडर्ड की बात हो रही है। सो इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो पॉजिटिव आरएनए होते हैं इसमें आपने निमोनिक याद रखना है, कॉल, पिकोहेयर, टोका, सीआरएफ, कॉल, पिकोहेयर, टोगा, सीआरएफ, ठीक है, कॉल, पिकोहेयर, टोगा, सीआरएफ। अब व्हाई आई एम सेइंग कॉल, पिकोहेयर, टोगा, सीआरएफ, बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। एक वो जो आपको नजर आ जाए, नेकेड आई से नजर आ जाए, वो नेकेड होते हैं, ठीक है।
तो उसका निमोनिक है कॉल पिको एयर। अगर पिको को बुलाओगे तो वो नजर आएगा। सो कॉल पिको एयर में कौन कौन से आएंगे? कॉल पिको एयर में आ जाएंगे नेकेड, और नेकेड में आ जाएंगे कैल्सी वायरस। इसकी एग्जांपल है कॉक्सेकी। सो ये एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू आता है कि कॉक्सेकी जो है वो आरएनए पॉजिटिव स्टैंडर्ड है या आरएनए नेगेटिव स्टैंडर्ड है, या डीएनए पॉजिटिव स्टैंडर्ड है या डीएनए नेगेटिव स्टैंडर्ड है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि इट इज आरएनए पॉजिटिव स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लियर? ये एमसीक्यू आता है। फिर पीको से पिकोरना वायरस, फिर हेयर के एची फॉर हेप ई वायरस, हेप ई वायरस, ठीक है, और आर ई फॉर रोटा वायरस, आर ई फॉर रोटा वायरस, रियो रोटा वायरस। सही है। सो कॉल पिको हेयर, दिस इज बेसिकली नेकेड। अब इन्वेल्व में क्या करना है? टोगा सीआरएफ। टोगा जो होता है, ये जो टोगा फैमिली होती है, इसमें रुबेला और चिकनगुनिया आते हैं। और सीआरएफ में कोरोना, ये सार्स फैमिली, और ये कोरोना का भी एमसीक्यू आता है कि सार्स कोविड 2, इस तरह करके इसकी ना वो पूछते हैं टाइप। सही है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सार्स वर्ड। ये जिन पॉइंट्स पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ उनको याद रखना है। रेट्रो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेट्रो वायरस फैमिली है, जो इन्वेल्व्ड पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, वो कौन सा है? एचआईवी, रेट्रो वायरस फैमिली में। रेट्रो किस में आती है? इन्वेल्व्ड में। इन्वेल्व्ड कौन सा? पॉजिटिव स्टैंडर्ड। आरएनए डीएनए? आरएनए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? फिर आ जाता है फ्लेवी वायरस, उसमें एचसीवी, डेंगी और जिका वायरस आ जाते हैं। सो आपको इससे निमोनिक से क्या याद हो गया? कॉल पिको हेयर, कैल्सी वायरस जिसमें कॉक्सेकी है, पिको से पिकोरना वायरस, हेप ई वायरस, रोटा वायरस, ठीक है, ये नेकेड हो गए। और इनल्ट में कौन सा आ गया? टोगा सीआरएफ। सो टोगा में रुबेला चिकनगुनिया, सी से कोरोना सार्स फैमिली, आर से रेट्रो एचआईवी, और एफ से फ्लेवी। फ्लेवी में एचसीवी, डेंगी और जिका। डन। ये एक हिस्सा हो गया। अब जनाब नेगेटिव स्टैंडर्ड जो होते हैं वो हेलिकल शेप। तो नेगेटिव बात क्या है? गंदा प्रॉफ। नेगेटिव बात क्या है? गंदा प्रॉफ। ठीक है, बैड प्रॉफ, बैड प्रॉफ इज द निमोनिक। ठीक है, बैड प्रॉफ इज द निमोनिक। सो बी से बुनिया, बुनिया जैसे कॉन्गो वायरस कहते हैं। ठीक है, ए से अरीना। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी बातें, जो इंपॉर्टेंट होगी वो बताऊंगा। डी से डेल्टा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेप डी वायरस जो होता है उसका पूछते हैं कि वो कौन सा है, तो वो नेगेटिव आरएनए, नेगेटिव आरएनए हेप डी वायरस, हेप डी वायरस। जी सेंड हो जाएगी जी, प्लीज प्लीज, अभी फिलहाल देखते जाए, ग्रुप में सेंड हो जाएगी। जस्ट ट्राई टू मेमोराइज दिस हियर। बैड प्रॉफ। पी से परमोक्सो वायरस, उसमें पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस जिसे आरएसवी भी कहते हैं, मम्प्स और मीजल्स, ये होते हैं। और आर से रेबिडो रेबीज, और ओ से ऑर्थोमिक्सो इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये भी आता है ऑर्थोमिक्सो इन्फ्लुएंजा। और एफ से फ्लेवी जिसमें इबोला वायरस आ गया। सो बैड प्रॉफ जो है इससे हमने याद कर लिया आरएनए नेगेटिव स्टैंडर्ड। अब जनाब डीएनए वायरसेस की बात कर लेते हैं। डीएनए वायरसेस में हमने याद रखना है PAPP, पाप। सही है। जो डीएनए पॉजिटिव स्टैंडर्ड इकोसाहेड्रल होते हैं, उनमें अगर हम वायरसेस जो हैं जिन्होंने कपड़े नहीं पहने होते वो क्या करते हैं, जिन्होंने कपड़े नहीं पहने होते वो बेसिकली क्या करते हैं, पाप करते हैं। सो नेकेड, इसमें नेकेड जो है वो बगैर कपड़ों वालों से याद रख लो ताकि आपको याद रहे कि उसका पाप निमोनिक था, PAPP पाप। P फॉर पार्वो, P फॉर पार्वो, पार्वो जो होता है वो B19 स्मॉलेस्ट है। A फॉर अडीनो, सही है। और P फॉर पेपिलोमा और पोलियोमा, P फॉर पेपिलोमा और पोलियोमा, ठीक है। सो ये पाप निमोनिक से ये याद हो गया। फिर इन्वेल्व से क्या याद रखना है? इन्वेल्व से याद रखना है हर हैप्पी पॉक्स। इसमें हर्पीस फैमिली सारी आ जाएगी, जिसमें HSV1, HSV2, एप्सिन बार वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस 6-8, ठीक है,
और हेप्टेना वायरस जिसमें हेप बी वी आ जाएगा, और पॉक्स फैमिली में स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स। इसमें चिकन पॉक्स वगैरह नहीं आते, क्योंकि चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला जोस्टर है जो हर्पीज में आता है। सही हो गया। सो इन दिस वे यू कैन इजीली रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन। और बाकी जो है हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी 5 बज गए, हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया। सो अभी आई एम स्टॉपिंग हियर, ठीक है। अच्छा, अब जनाब एज आई सेड कि आहिस्ता आहिस्ता हमने चीज़ों को करना है, कोई मसला नहीं है। मुझे एक्स्ट्रा अगर लेक्चर लेना पड़ा तो वो भी लूँगा। सो द थिंग इज़ के हम जो है आज जो हमारी सेकंड क्लास है उसे अर्ली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसे अर्ली स्टार्ट कर लेंगे। सही है, तो उसे हम स्टार्ट करेंगे ऑलमोस्ट एक क्लास रख लेंगे, चले 6:30 पे स्टार्ट कर लेंगे, 6:30 पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। 6:30 से ऑनवर्ड्स हम ना 2 घंटे सर आज 6:30। हाँ जी, आज 6:30, ठीक है जी। चलो, थैंक यू। जी सर, थैंक यू।